नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 8 जो कि हिंदी नाटक का है, उसमें आज हम भाग 8 करेंगे, जो कि आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश जी का। इससे पहले हमने भाग 7 कर लिया है, जिसका हमारा शीर्षक था सिंदूर की होली। तो उसके बाद मोहन राकेश जी का नाटक है ये आधे अधूरे। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें, और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी कर दूं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो है अब 20,000 क्रॉस कर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, साथ में आप सब सब्सक्राइब भी करा है और हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आधे अधूरे नाटक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले नाटक का रचना काल आता है, जो कि 1969 ईस्वी है इस नाटक का, आधे अधूरे नाटक का। और अगर हम देखें तो सर्वप्रथम यह नाटक जो है धर्मयुग साप्ताहिक जो थी है, वो 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था यह नाटक। तो ये कुछ तथ्य हैं जो पता होने चाहिए हम इसके बारे में। ओमपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम इस नाटक का मंचन हुआ। फिर नाटक का जो भाग 2 है, भाग 2 है इसमें, और कार्यस्थल जो है वो मकान के बैठने का कमरा है, जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेज़ें, अलमारी, किताबें। तो ये पूरा दृश्य इसमें दिखाया गया है कि नाटक का कैसा दृश्य है। यह एक पारिवारिक समस्या प्रधान नाटक है, जिसमें परिवार की समस्याओं को लेकर नाटक रचा गया है। इसमें जो भी पात्र हैं वो परिवार के ही सारे सदस्य हैं, और कुछ बाहर के सदस्य हैं, जिनसे परिवार में कैसी कैसी समस्या जो है पैदा होती हैं, उसी पर ये केंद्रित है ये नाटक। फिर इस नाटक में जो है मध्यम वर्गीय परिवार के विघटन, विडंबनाओं व घर की त्रासद स्थितियों को कथा वस्तु का विषय बनाया गया है कि परिवार में कैसे लोग विघटित होते हैं, और अगर एक दूसरे से अलग अलग ना भी रहे तो मन से एक दूसरे से कैसे टूटे पड़े हैं ये लोग, इसके ऊपर ये कथा है यहाँ पे। यह नाटक जो है आधुनिक यथार्थ बोध की, यानी कि आज के टाइम की, आज के समय में परिवारों में कैसी समस्याएं आती हैं उसकी एक दास्तान है, जिसमें एक अभिशप्त परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। तो मन उनके कैसे एक दूसरे से अलग है, यानी कि आंतरिक प्रेम जो है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता है। और यह सच जो है आज के घर का हर सच, घर का आज के हर घर का सच है। तो ये आज के समय से जुड़ा हुआ नाटक है। कई बार अगर कोई इसको नाटक को पढ़ेगा तो उसको हो सकता है लगे कि हमारे घर में भी यही सेम स्थिति है। सबके घर में नहीं, सबके घर में प्रेम भी हो सकता है, परंतु बहुत से घरों की स्थितियां आजकल इसी नाटक के जैसी हैं। अगर हम देखते हैं इसके पात्रों पर, अगर हम नज़र डालें तो हमें बहुत सारे पात्र इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जो है पुरुष 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, जिसका नाम है महेंद्रनाथ, जिसे पुरुष 1 माना गया है। इसकी जो उम्र है वो 49 वर्ष है, और ये सावित्री का पति है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। महेंद्रनाथ और सावित्री दोनों पति पत्नी हैं। इनकी उम्र 49 वर्ष है, सावित्री की उम्र जो है वो 40 वर्ष है। तो महेंद्रनाथ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। महेंद्रनाथ सावित्री का पति है, और अशोक, बिन्नी और किन्नी, ये 3 बच्चे हैं इन दोनों के, महेंद्रनाथ के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बना रखा है फ्लो चार्ट। तो इन दोनों के बच्चे हैं ये तीनों, अशोक, बिन्नी और किन्नी। 49 वर्ष इनकी आयु है। इनका जो मित्र है वो जुनेजा है। यहाँ पे देखिए आपको अभिन्न मित्र नजर आ रहा है, जुनेजा। तो बात हम महेंद्रनाथ की कर रहे हैं। पत्नी जो है वो कमाती है इनकी, लेकिन महेंद्रनाथ जो है वो बेरोजगार है, वो कुछ नहीं कमाते। तो पत्नी की कमाई पर जीवन यापन करते हैं, और स्वयं को एक रबड़ का टुकड़ा मानते हैं। इनका व्यवहार ऐसा है कि ये समझते हैं कि मैं तो बार बार घिसा जाने वाला एक रबड़ का टुकड़ा हूँ। स्वयं को एक कीड़ा मानते हैं ये जिसने अंदर ही अंदर अपने घर को खा लिया है। घर में सभी पारिवारिक सदस्य जितने भी हैं वो इनकी बदतमीजी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो एक बदतमीज पात्र दिखाया गया है इन्हें यहाँ पर। घर के सबसे बड़े सदस्य तो यही हैं, लेकिन इनका व्यवहार शायद हो सकता है इसीलिए भी ऐसा है क्योंकि ये बेरोजगार है और अपनी पत्नी की कमाई पर घर में जीवन यापन कर रहे हैं। हीनता से ग्रसित है, यानी कि इनमें हम कह सकें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भरी हुई है, और ये बेसहारा व्यक्ति समझने वाला कुंठित पात्र है, जो अंदर ही अंदर टूटता रहता है। हर काम ये अपने मित्र जुनेजा से पूछकर करते हैं, अपनी सावित्री पत्नी से ये डिस्कशन नहीं करते हैं। जो भी ये काम करते हैं वह घाटे का सौदा ही साबित होता है। तो एक तरह से हम देखें तो एक कुंठित पात्र नजर आता है हमें ये महेंद्रनाथ का यहाँ पर इस नाटक में। दूसरे पात्र की तरफ चलते हैं, जो कि पुरुष 2 सिंघानिया हमें नजर आता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पुरुष 2 सिंघानिया, जो कि चीफ कमिश्नर है और सावित्री का बॉस है, जो कि महेंद्रनाथ की पत्नी है, उसका बॉस है सिंघानिया।
और ये 5,000 तनख्वाह है इसकी सिंघानिया की, और पूरा दफ्तर संभालने वाला है। और अपनी बेतुकी और बेसिर पैर की बातों से ये बिन्नी और अशोक के समक्ष जो है बड़ा हास्यास्पद बन जाता है। बच्चे जो हैं उनके सावित्री के, वो इस पर हंसते हैं हमेशा। और अशोक जो कि बड़ा बेटा है सावित्री का, वो हमेशा ही सिंघानिया को चुकंदर मानता है, जिसे बैठने का ना शऊर है ना बात करने का। सावित्री जो है अपने जो पुत्र है अशोक, जो इसका पुत्र है सावित्री और महेंद्रनाथ का, उसकी जो नौकरी की बात जो है करने के लिए सिंघानिया को, अपने बॉस को अपने घर पर भी कई बार आमंत्रित करती है, 2-3 बार। और ये जो है सिंघानिया हर बार बाहर देश विदेश की बातें जो है बखान करता रहता है कि मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। बड़ा ही जो है नाटककार के शब्दों में अपने आप से संतुष्ट है, पर भी फिर भी आशंकित है। और बात करते वक्त ये हमेशा जो है इस नाटक में दिखाया गया है कि ये अपने जांघों को खुजलाता रहता है। तो इस प्रकार से एक हास्यास्पद पात्र जो है इसमें हमें, और थोड़ा घमंडी टाइप का इंसान नज़र आता है सिंघानिया, जो कि पुरुष 2 पात्र लिखा गया है इसमें। तीसरा नंबर पे पुरुष आता है, पुरुष 3, जो कि सावित्री का प्रेमी रहा है, पूर्व प्रेमी, जिसका नाम जगमोहन है। और ये न्यू इंडिया में कंपनी में अधिकारी रहा है। सावित्री को ये जो है हमेशा कुक्कू कहकर बुलाता है, जो जगमोहन पात्र है। और जो सावित्री है इसे जो है जोग कहकर पुकारती है, जगमोहन का जोग बना दिया है उसने। और विवाह होने के बाद भी महेंद्रनाथ के साथ सावित्री को जगमोहन पर हमेशा ही भरोसा रहता है। सावित्री को कभी भी परेशान नहीं करा इसने आज तक, और बहुत ही धैर्य बंधाता रहता है। सावित्री की दृष्टि में बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाला व्यक्ति है जो सावित्री को समझता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर तो भरोसा है ही नहीं सावित्री को, वो उसको कुछ मानती भी नहीं है। सावित्री इस बात से भी दुखी है कि उसके कारण जो है जोग को ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। नाटककार अगर के शब्दों में देखें तो अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में, इस तरह से इस पात्र को नाटककार ने यहाँ पर समझाया है। उसके बाद हम देखते हैं पुरुष 4 आता है जुनेजा, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, जो कि महेंद्रनाथ का अभिन्न मित्र है, जिससे पूछे बगैर महेंद्रनाथ कोई भी काम नहीं करता है। और सावित्री की जीवन में, यानी कि जो महेंद्रनाथ की पत्नी है सावित्री, उसके जीवन में भी आने वाला पहला पुरुष ही जुनेजा है यहाँ पर। और महेंद्र की स्थिति के लिए सावित्री को ही हमेशा ये जिम्मेदार ठहराता रहता है कि महेंद्रनाथ बेरोजगार है, उसके घर में कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार सावित्री को, यानी उसकी पत्नी को ही ठहराता रहता है। सावित्री को 2 टूक शब्दों में महेंद्रनाथ को छुटकारा देने की बात भी कर चुका है ये जुनेजा नाम का पात्र। और सावित्री को उसके जीवन में जितने भी पुरुष आए हैं उनका हवाला दे दे के बार बार उसे दोषी और दुराचारणी भी बताने वाला पात्र ये जुनेजा ही है। अब सावित्री के जीवन में आने वाले पुरुष कौन कौन से हैं? एक जो जुनेजा, जो यही है जो सबसे पहला आया पात्र, उसके बाद एक शिवजीत नाम का पात्र है और एक जगमोहन नाम का पात्र है। जगमोहन के बारे में हमने बात कर ली। एक शिवजीत और पात्र है जो कि जुनेजा द्वारा दोषारोपण किया गया था। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है शिवजीत। उसके बाद देखते हैं हम अगला पात्र आता है। अगला पात्र है हमारा सावित्री। सावित्री के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि महेंद्रनाथ की पत्नी है और बिन्नी, किन्नी व अशोक की जो है माँ भी है। यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि महेंद्रनाथ के 3 बच्चे ये हैं, अशोक, बिन्नी और किन्नी। सावित्री के बच्चे हैं ये। तो और जो जुनेजा है, जगमोहन है, सिंघानिया और मनोज, ये सभी पुरुषों के संपर्क में आने वाली, असंतुष्ट रहने वाली दुराचारणी स्त्री है सावित्री, जैसे कि इसके व्यवहार से नजर आता है। क्योंकि जुनेजा को भी जानती है, जगमोहन, सिंघानिया, शिवजीत और मनोज, जो कि बिन्नी के लिए, उसकी बेटी के लिए, बेटी जिससे शादी करती है वो भी, तो ये सारे जो है पुरुष उसके जीवन में आए हैं, तो ये दुराचारिणी स्त्री मानी गई है इस नाटक में। तो ये सावित्री पात्र है। उसका अगला हम देखते हैं अशोक पात्र, जो है जो कि महेंद्रनाथ और सावित्री का बेटा है अशोक, जिसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष है और ये बिन्नी किन्नी का बड़ा भाई है। इसका बड़ा ही विद्रोही तेवर है और उद्योग सेंटर चलाने वाली एक लड़की है जिसका नाम है वरना, ये उसके ऊपर फिदा हो रखा है, यानी कि उसको प्यार करता है। और माता पिता के जो भी रोज़ झगड़े होते हैं उनसे बड़ा ही दुखी और तंग रहता है और चाहता है कि किसी तरीके से ये इन सब से इसे छुटकारा मिल जाए। रोज़ रोज़ के झगड़े और चकचक से उबकर परेशान हो जाता है कि सोचता है कि कब इस रोज़ की फसाद का अंत हो। और माँ को भी यदि किसी के साथ भागना है, क्योंकि अपने माँ का जो है कह सकते हैं आप व्यवहार है, चरित्र है, उसके बारे में इसको पता है, भागना है तो भाग जाए। और यह बीएससी फेल है, यानी कि बीएससी में एडमिशन लिया परंतु नहीं कर पाया। तो ये सारा इसके बारे में जानकारी है अशोक के बारे में।
अगले पात्र की तरफ चलते हैं। महेंद्रनाथ और सावित्री की दूसरी बेटी बिन्नी, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, और जो ये बड़ी लड़की है उर्फ, इसका नाम वैसे असली नाम इसका वीणा है इसमें, और इसको बिन्नी कहकर पुकारते हैं, और मनोज की प्रेमिका है। इसका प्रेमी कौन है? मनोज, जो कि सावित्री जो है वो जिसको जानती है। इसका और उसका भी चक्कर था मनोज का। प्रेमी मनोज के संग भाग कर ये ब्याह रचा लेती है बिन्नी, और फिर ही शीघ्र ही असंतुष्ट होकर घर वापस आ जाती है। इसके चरित्र में जो है संघर्ष नजर आता है, अवसाद है, दुखी है, उतावलापन है, तभी तो ये घर से भाग जाती है, और जब लौटकर घर आती है तो किराए के पैसे भी इसके पास नहीं होते हैं। तो ये बिन्नी के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला पात्र आता है महेंद्रनाथ और सावित्री की तीसरी लड़की जो है किन्नी नाम की, जिसकी उम्र जो है 12-13 वर्ष इसमें जो है बताई गई है। सबसे छोटी है, बड़ा ही विद्रोहात्मक तेवर है, किसी को कुछ अपने आगे समझती नहीं है, और पब्लिक स्कूल में जो पढ़ाने वाली इसकी मैडम है उनसे जो है ये परेशान है बहुत ज़्यादा, और जो है इसके पास उपयुक्त कपड़े और लेखन सामग्री का भी अभाव है। अपनी सहेली सुरेखा जो है से अपने मम्मी पापा के संबंधों की बात करती रहती है हमेशा, और परेशान करने पर सावित्री जो है किन्नी को पिछले कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि छोटी है ये उम्र में अभी। और अपनी मैडम के बारे में बताया मैंने, जो उसका नाम है मिस बैनर्जी, जिससे ये हमेशा परेशान रहती है। तो ये सारे पात्र जो हैं हमें इसमें नज़र आते हैं। कुल पुरुष पात्र जो हैं इसमें 7 हैं। अगर आप इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट को गिनेंगे तो आप यहाँ पे गिन सकते हैं कौन कौन से पात्र हैं। पुरुष गिनते हैं पहले, 1, 2 और ये 3, और जगमोहन 4, और शिवजीत 5, अशोक 6, और यहाँ पे मनोज 7। तो 7 पुरुष पात्र हैं यहाँ पे। स्त्री पात्र देखें तो 5 हमें नज़र आती हैं। पहली है सावित्री, दूसरी है बिन्नी और किन्नी, 3 हो गई यहाँ पे। अशोक की जो जिससे प्यार करता है वरना 4, और ये है उसकी सहेली रेखा 5। तो इस तरीके से 5 पात्र हैं। जो मैडम है उसकी मिस बनर्जी, उसकी खाली चर्चा हुई है, वो कहीं नज़र नहीं आती है। तो 12 पात्र हैं कुल मिलाकर इसमें। मनोज और शिवजीत जो हैं ये 2 पात्र जो हैं ये रंगमंच पर प्रकट नहीं होते हैं, यानी कि इसमें नज़र नहीं आते हैं। बस इस नाटक में इन 2 पात्रों की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो चार्ट है। इससे ही मैंने आपको सारे पात्रों का वैशिष्ट्य समझा दिया है। अब देखते हैं आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य क्या नजर आता है हमें। एक तो ये कि यह एक मध्य वर्गीय परिवार के विघटन की एक महत्वपूर्ण विडंबनात्मक गाथा है, यानी कि परिवार किस प्रकार से टूटता है, मन से एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं सारे लोग, उसकी पूरी त्रासदीपूर्ण गाथा हमें नज़र आती है। और इस नाटक का उद्देश्य जो है महानगरीय विघटन परिवार का यथार्थ चित्रण करना है। गांव में जैसे लोग रहते हैं, और अब तो गांव में भी परिवर्तन आने लग गया है, लेकिन गांव में शुरू से ही जो है संयुक्त परिवार रहे हैं, बड़े बड़े परिवार रहे हैं, ताकि एक दूसरे को कोई समस्या होती थी तो बताकर बात करके जो है उसको सुलझा लिया जाता था। कोई औरत अगर कुछ गलत कर रही है तो उसको उसकी कह सकते हैं हम देवरानी जेठानी समझाती थी, या फिर सास ससुर साथ रह रहे हैं तो वो समझाते थे। लेकिन आजकल क्या है, एकल परिवार हो गए हैं, तो यहाँ पर सबकी अपनी समस्याएं होती हैं। घर में सर पर कोई बड़ा होता नहीं है जो हमें समझा दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसके कारण बहुत सारी परिवार में समस्या उपजती हैं। उसी का यथार्थ चित्रण हमें इसमें नजर आता है। इस नाटक के केंद्र में जो है महेंद्रनाथ और सावित्री का परिवार ही दिखाया गया है, जिसमें उनके 3 संतानें हैं, अशोक, बिन्नी और किन्नी, और वह सभी द्वंद्व, बेचैनी और घुटन में जीते रहते। एक तो अपने बाप के व्यवहार से कि वो जो है किसी का आदर ही नहीं करता, ढंग से बोलता नहीं है, और दूसरा देखें तो उसकी माँ से, जिसका चरित्र जो है सब जगह वो बदनाम हो रखी है। इन सामाजिक संबंधों के ढोने की कटुता शेष रह जाने की कथा को बड़े प्रभावशाली ढंग से इस नाटक में व्यक्त किया गया है। महेंद्र और सावित्री जो है उनके बच्चों की संस्कारहीनता, उनमें संस्कार भी नहीं डाले। जो स्वयं ही संस्कार नहीं होंगे व्यक्ति में, तो वो बच्चों में कैसे संस्कार डालेगा। अनुशासनहीनता है, डिसिप्लिन नाम की घर में कोई चीज़ नहीं है, बिखराव है, तुनक मिजाजी है, सब एक दूसरे से बहुत गुस्से से बात करते हैं। अधूरेपन को व्यक्त करना मोहन राकेश का उद्देश्य रहा है। तो कहें तो हम एक तरह से उन्होंने कुठाराघात किया है, पूरे यथार्थ चित्रण करा है। पूरे नगर में रहने वाले जो परिवार हैं उनकी क्या हालत हो जाती है कई बार। अतः ये नाटक जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार के टूटन, विडंबना, विसंगति, आधे अधूरेपन के आधुनिक यथार्थ बोध की त्रासदीपूर्ण गाथा है। नाटक का नाम ही आधे अधूरे है। अगर हम इसके शीर्षक की बात करें, क्योंकि ये पारिवारिक विघटन की गाथा है, जिसमें बड़ा लड़का अशोक है, बिन्नी और किन्नी जो है वो आधुनिक यथार्थ बोध हमें वहाँ नज़र आता है। ये 5 सदस्य जो है ना एक दूसरे से अलगाव हो रखा है, इनका बेगानापन है, इनमें किस तरीके से ये जो है
अलग अलग नज़र आते हैं। अगर हम निर्देशक का वक्तव्य भी पढ़ें तो इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य जो है एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की जो हवा है ना, उसे ही हम कह सकते हैं त्रासदी भरी हवा है, जो कि एक दूसरे के लिए सारे ही ये लोग जहरीले हो रहे हैं। परिवार का जो मुखिया है महेंद्रनाथ, वो ही असफल है, बेकार है, बड़ा ही निराश व्यक्तियों में से एक है, और जो निठल्लेपन के कारण अपने परिवार में बड़ा ही लांछित है, असम्मान का पात्र है, अपने आप को एक रबड़ स्टैंप मानता है। और जो स्त्री चरित्र है सावित्री, बड़ी ही महत्वाकांक्षी है, और धन ऐश्वर्य के साथ साथ उसमें काम पिपासा बहुत ज़्यादा है। वह कई पुरुषों के संपर्क में आती है, जैसे मनोज, जुनेजा, शिवजीत, सिंघानिया, जगमोहन। तो 5 पुरुषों के संपर्क में आने वाली स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं माना जा सकता। वे अपने पति महेंद्रनाथ को आधा अधूरा समझकर, जो कि पूरेपन की तलाश में कई पुरुषों के संपर्क में आती है, वो भी उसे रास नहीं आता। और उसका जो बड़ा लड़का है अशोक, वो भी जो उद्योग सेंटर वाली लड़की है वरना उस पर फिदा है, और इस तरीके से पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की रंगीन तस्वीरें काटता रहता है हर टाइम, और वह भी सोचता रहता है कि इस घर से वह कब निकल सकेगा। और बड़ी लड़की जो बिन्नी है मनोज को अपना हमदर्द पाती है और घर से भाग जाती है, परंतु ब्याह रचाकर फिर पुनः घर आ जाती है। छोटी लड़की किन्नी जो है वो माता पिता भाई बहन के किसी के प्रति उसके अंदर लगाव ही नहीं है। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति जब उसकी नहीं होती है तो वो विद्रोह करने लग जाती है और गंदी बातें जबान से निकालती है, कैंची की तरह उसकी जुबान चलती है, साथ साथ वह यौन संबंधों में भी रुचि लेने लगती है। तो इस तरह से देखें तो इस नाटक के जो भी सारे पात्र हैं, 5 पात्र, वो आधे अधूरे के शिकार हैं, यानी कि संपूर्ण पात्र हमें कोई नज़र नहीं आता, अधिकतर कमियां ही उसमें नज़र आती है। तो इसका शीर्षक जो रखा है आधे अधूरे, वो हमें बहुत ही सार्थक नज़र आता है। आगे देखते हैं इस नाटक में। अब इसकी कथा वस्तु की तरफ चलते हैं। इसकी कथा वस्तु में क्या है, मुख्य बिंदु मैंने लिख दिए हैं, बाकी मैं आपको चर्चा के द्वारा इसमें समझाती रहती हूँ। सबसे पहले देखते हैं तो इसमें जो महेंद्रनाथ जो पुरुष एक है, वो पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला एक दयनीय पात्र है, और जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा, कोई सम्मान का भाव भी नहीं है। आए दिन पत्नी जो है उसे बेइज्जत करती रहती है, और साथ साथ जो है चकचक करती रहती है। उसको ऐसा लगता है उसके घर में एक हैसियत जो है वो एक कुत्ते के समान है, और वह कहता रहता है कि हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कौच बस यही कमाई है। यहाँ इस घर में इतने सालों की सब लोग मुझे इस घर में रबड़ स्टैंप की तरह समझते हैं, एक रबड़ का टुकड़ा हूँ जो बार बार घिसा जाता है, और वो इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अब कोई वजह नहीं है कि मुझे इस घर में रहना चाहिए। वह शिद्दत से महसूस करता है कि वह एक कीड़ा है जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, और अब उसका पेट भर गया है, हमेशा के लिए भर गया है, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए वह उस घर में रहे। अब उसकी जो पत्नी है सावित्री, जो कि नायिका है इस नाटक की, वो और उस कह सकते हैं जो महेंद्रनाथ की पत्नी है और अशोक, बिन्नी व किन्नी की माता है। महेंद्रनाथ बेरोजगार है और सावित्री ही घर का खर्च वहन करती है। ये बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं। सावित्री जो है अपने पति से विमुख है, असंतुष्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम पिपासा है। वो 5 पुरुषों के संपर्क में आई है, लेकिन उसे अपना पति जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाता। जो उसका जीवन है विसंगतियों, विडंबना और दाम्पत्य जीवन में उसके बड़ा ही बिखराव, टूटन है, जो कि उसकी दुखद कहानी हमें नजर आती है। जो कि नौकरी पेशा सावित्री जो है यह सोचने पर आमदा होती है कि घर के समस्त सदस्य जो हैं उसका शोषण करते हैं, क्योंकि जो भाई घर में एक अकेला कमाने वाला होगा वो अब चाहेगा कि मेरी सारे जने मेरा मूल्य जाने, मेरी वैल्यू करे। लेकिन जब उसको लगेगा कि सारे मुझसे ढंग से बात ही नहीं करते, तो उसको लगेगा ही कि मुझे तो कोई यहाँ पर महत्व देता ही नहीं है। उसका सिंघानिया को घर पर बुलाना, यानी कि सावित्री अपने बॉस जो सिंघानिया है उसको घर पर आमंत्रित करती है, ताकि जो उसका लड़का है अशोक उसकी नौकरी की बात तसल्ली से कर सके, जो कि अशोक को भी पसंद नहीं है कि उसका बॉस जो है उसके घर पर आए। सावित्री जो है पहले भी अनेक पुरुषों को घर में बुलाती रही है, जो कि उसके बच्चे पहले से ही जानते हैं। जुनेजा, जगमोहन, मनोज, जो ये सारे पुरुष उसके घर में आते थे उसके कहने पर भी, उससे महेंद्रनाथ जो कि उसका पति है वो भी भली भांति वाकिफ है कि ये क्यों बुलाती है घर में। तो सावित्री जो है वो पति की कैद से उन्मुक्त होकर जगमोहन के साथ स्वच्छंद जीवन बिताना चाहती है, पर वो चाहती है कि मेरे पास अब बहुत साल नहीं है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं मैं उन्हें इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से अब अंत है उसका। दरअसल वो इससे जो है कैद से मुक्त होना चाहती है और जगमोहन के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती है, जिसे वो अपने साथ जो है जिसका व्यवहार लगता है कि मेरा सेम व्यवहार है,
वह उसके साथ भाग जाना चाहती है। महेंद्रनाथ भी सावित्री से कहता है कि जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आते ही तुम्हारे होशो हवास गुम होने शुरू हो जाते हैं, और मनोज का नाम आते ही सावित्री कह उठती है कि क्या क्या बात रह गई है कहने को और कितना कहोगे। तो उसके चरित्र के बारे में कह सकते हैं, घर परिवार में सबको उसके बारे में पता है। मनोज कौन है, जो कि उसकी पुत्री बिन्नी है, उसका प्रेमी है, उसके बारे में भी उससे संबंध जो है महेंद्रनाथ को पता है, और जो जगमोहन है उसके साथ भी उसके संबंध पता है। अब जो है मनोज जो है सावित्री और महेंद्रनाथ की पुत्री बिन्नी का प्रेमी है, जिससे भागकर बिन्नी जो है ब्याह रचाना चाहती है, और कुछ दिनों बाद वह लौट आती है, लेकिन उसके पास तो किराए के पैसे भी नहीं होते। सावित्री जो है वो कभी मनोज के चक्कर में भी रही थी। सावित्री महेंद्रनाथ के साथ जीवन यापन करते हुए एक अभाव, एक असंतोष, एक कमी का अनुभव करती है। वे अन्य पुरुषों के प्रति ही हमेशा आकर्षित होती है। उसकी जो दमित काम इच्छा है उसे पथ भ्रष्ट कर देती है। सावित्री को हमेशा लगता रहता है कि महेंद्रनाथ के साथ उसकी गलत शादी हो गई है, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जिस आदमी ने उसकी भावनाओं का भी ख्याल ही नहीं करा, उसकी इच्छा अनुसार चलना ही नहीं चाहा, जो उससे मनोवांछित व्यवहार चाहती है वह कभी नहीं करा, उसने आज तक कोई जंगली सा व्यवहार करता आया है। वह कहती है कि असल में आदमी होने के लिए उसमें एक माध्य, अपनी एक शख्सियत होनी चाहिए। महेंद्र में जो है उसे ऐसी शख्सियत का अभाव देखकर सावित्री जुनेजा से भी कह उठती है कि मुझे मत कहिए महेंद्रनाथ की पत्नी। तो वो जो जुनेजा, जो महेंद्रनाथ का अभिन्न मित्र है, जो कि सावित्री का चरित्र जानता है, उसको भी वो कह देती है कि इस पर भी सावित्री जो है, जिस पर कभी सावित्री रीझ गई थी, तो मतलब सावित्री का मन पता नहीं किस किस पर आया। 5 पुरुष तो हमें नजर आते हैं इस नाटक में, जुनेजा पर भी उसका मन आया था, परंतु जुनेजा उसके जाल में नहीं फंस सका, जैसा इस नाटक में बताया है। तो जुनेजा जो है सावित्री को ही पूरा हकदार मानता है महेंद्रनाथ की जीवन की बर्बादी का। जुनेजा बहुत ही अभिन्न और सच्चा मित्र है महेंद्रनाथ का, और उसकी दमित कामेच्छा उसे जहाँ जुनेजा की विरोधी बनाती है, वहीं उसके नाम से ही वह उग्र और आवेश में आ जाती है। अब जो कोई इच्छा जुनेजा ने पूरी तो करी नहीं सावित्री की, इसलिए उसको हमेशा उस पर गुस्सा आता रहता है। और क्योंकि महेंद्रनाथ अपने जीवन की बात कोई भी ढंग से बैठकर सावित्री से प्यार भरी बात दो करी नहीं, तो वो जुनेजा को ही इसका जिम्मेदार मानती है कि उसी ने मेरे पति को भड़का रखा है। वह कहती है कि जुनेजा के कारण ही उसके पति और उसके घर की बर्बादी हुई है। इस प्रकार सावित्री जो है पति महेंद्रनाथ से विमुख विभिन्न पुरुषों से संबंध जोड़ने के उपरांत भी आधी अधूरी रह जाती है। इसलिए नाटक का जो नाम है आधे अधूरे, वो यहाँ पे भी चरितार्थ होता है। महेंद्र का जीवन अगर हम देखें तो वो भी आधे अधूरे ही हमें नजर आता है। तो घर के जो सभी सदस्य हैं अपनी दमित इच्छाओं के कारण हमें इस नाटक में आधे अधूरे ही नजर आते हैं। बड़ी लड़की बिन्नी देखें तो अशोक से ब्याह रचाती है, घर लौटने के बाद फिर आधी अधूरी रह जाती है। छोटी लड़की किन्नी देखे तो उसके मन में परिवार के किसी सदस्य के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, कोई लगाव, कोई अपनापन नहीं है, तो वह भी आधी अधूरी है। बड़ा लड़का अशोक है जो पत्रिकाओं में से हीरोइनों की रंगीन तस्वीरें काटता रहता है। उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की का दीवाना होकर हमेशा इस अवसर की ताक में रहता है, वरना जिसका नाम है कि वह कब इस घर से भागकर निकल जाए, कब इस घर में शांति होगी, माँ को यदि जाना है तो वह चली जाए किसी के भी साथ। इस प्रकार अगर हम देखें तो आधे अधूरे नाटक जो है वो पारिवारिक जीवन में आए बिखराव, दाम्पत्य जीवन में जो घुटन है, तनाव है, उसका हमें पूरा यथार्थ चित्रण नजर आता है। तभी इसका नाटक जो है मध्य वर्गीय दाम्पत्य जीवन में आए दरार, विघटन, अजनबीपन, तनाव और बिखराव के कारण इस नाटक का नाम आधे अधूरे रखा गया है। तो इस प्रकार जो है इसकी कथा वस्तु यहाँ पूरी होती है। अलग अलग इसमें जो है दृश्य हैं, बहुत सारे संवाद हैं, जो कि आपको पहचानना भी आसान रहेगा कि किसने कथन जो है किसके प्रति बोला है। आपको मैं 2-3 उदाहरण देती हूँ कथन के। जैसे कि सावित्री जो है, जो जुनेजा उसका मित्र है महेंद्रनाथ को, उससे बोलती है कि जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या वे सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको कुछ बात करनी थी, मुझसे बताया था इसने, यानी कि बड़ी लड़की ने। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप घर से जाकर तबीयत कब ठीक रहती है। उनकी यानी कि पति महेंद्रनाथ, हर बार का यही एक किस्सा नहीं है, छुटकारा। मैं उन्हें, कितनी उल्टी बात है, उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ, सिवा आपके कोई नहीं कह सकता था यह बात। तो कितनी चिड़ी पड़ी है, देखेंगे इसमें सावित्री जो है जुनेजा से बहुत ज़्यादा चिड़ी पड़ी है। आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, नहीं। तो इस तरीके से जो है सावित्री की कई बार बात होती है जुनेजा से, तो आपको बहुत सारे संवाद इसमें मिलेंगे जो कि सावित्री जुनेजा से बात कर रही है। सावित्री की जगमोहन से भी बात होती है, उसके भी संवाद आपको इसमें नज़र आते हैं। उसके अपने पति महेंद्रनाथ के साथ भी संवाद नज़र आते हैं।
वो कहती है जो महेंद्रनाथ है वो कहता है सावित्री को कि पहले जब जब आया है वह मतलब कौन? जुनेजा। मैंने कुछ कहा है तुमसे, उसमें क्या है? आदमी को काम नहीं हो सकता? बाहर जाना तो आज भी है मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना। तो इस प्रकार से बहुत सारे पात्र जो हैं, सभी पात्रों के आपस में जो है संवाद नजर आते हैं हमें इस नाटक के अंदर। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो और हमें पता होने चाहिए, जैसे कि सावित्री जो है जगमोहन को जोग कहती है, मैंने बता दिया था, और जगमोहन सावित्री को कुकू कहकर बुलाता है। छोटे छोटे कहानी से संबंधित ही पात्र हैं। बिन्नी के पति जो मनोज है कि इस नाटक में 2 बार चर्चा हुई है। पहली बार जब बिन्नी का आगमन रंगमंच पर होता है, वह दूसरी बार नाटक के अंत में जब जुनेजा बताता है कि एक समय सावित्री मनोज की ओर भी आकृष्ट थी। तो 2 बार चर्चा हुई है मनोज की इस नाटक में। किन्नी की जो मिस है, जो टीचर है, उसका नाम मिस बनर्जी है। काले सूट वाला जो आदमी है इसमें नाटक में हमें नजर आता है, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, काले सूट वाला आदमी जो कि 4 पुरुषों के रूप में नाटक में चित्रित किया गया है। फिर इस नाटक का प्रारंभ जो होता है वो काले सूट वाले व्यक्ति द्वारा अंतर्मुखी भाव से सिगार की राख झाड़ते हुए स्वयं द्वारा बड़बड़ाहट से होता है। आरंभ बताया गया है। और अंत कैसे होता है कि जो लड़का अशोक है वो बोलता नजर आता है इसमें हमें कि देखकर डैडी देखकर, लड़के हाथ थामे पुरुष एक जो महेंद्रनाथ है, और लड़के के आगे बढ़ने के साथ संगीत और स्पष्ट एवं अंधेरा अधिक गहरा होने से होता है। तो जो लड़का अशोक है उसका कथन लास्ट में आता है अपने डैडी को बोलते हुए, महेंद्रनाथ को बोलते हुए, जिसका हाथ थामा होता है वो अशोक, और बोलता है डैडी देखकर, यानी कि क्योंकि अंधेरा गहरा हो रहा है तो संभालते हुए बोलता है उन्हें। तो इस प्रकार से नाटक का अंत इस जगह पर आकर होता है। इस नाटक में मैं आपको कुछ प्रसिद्ध मत भी बता देती हूँ कि किसने जो है इसके संबंध में क्या मत कहा है। इस नाटक के संबंध में ओम शिवपुरी जो है आधे अधूरे निर्देशक हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। तो मैं इसमें लिखा नहीं है मैंने इस नाटक में, लेकिन आप नोट कर सकते हैं, तो अगर होगा तो मैं PDF में भी डाल दूंगी इनको। तो ये जो है प्रसिद्ध मत है इस नाटक के बारे में। नामवर सिंह ने कहा है कि राकेश की आगमन के पूर्व रंगमंच की संभावनाओं का पता ही नहीं चलता था। उन्होंने पहली बार सिद्ध किया कि नाटक गंभीरता से लेखन की कला है। तो ये एक इनके बारे में ये बोला है। फिर डॉक्टर सुरेश अवस्थी जिन्होंने बोला है कि प्रसाद के बाद पहली बार हिंदी को एक नाटककार मिला था जिसे हिंदी रंगमंच के लिए एक नया दर्शक पैदा किया था। तो ये डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी की पंक्तियां थी। ओम शिवपुरी ने और भी 2-3 बातें बोली है कि आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। उसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। तो ये 4-5 बातें, काफ़ी लंबी बातें बोली हैं ओम शिवपुरी ने इसके बारे में, नाटक के बारे में। और 1-2 बात और बता देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट है बहुत, नेमीचंद्र जैन जी की, कि आधे अधूरे में नाटक में सही भाषा की गहरी तलाश है। यह नाटक आज के इंसानों की ज़िंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है। इस दृष्टि से यह नाटक निश्चित ही हिंदी नाटक को कई कदम आगे ले जाता है। और देखें तो कृष्णदेव झारी जी ने कहा है कि ना जाने एक अनिश्चित नाटक रचने, एक उद्देश्यहीन रचना करने में आज के लेखक को क्या मज़ा आता है। इसमें एक मध्यवर्गीय किंतु निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की विडंबना का यथातथ्य चित्रण हुआ है जो अपने में लक्ष्यहीन अनिश्चित है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि इस नाटक का लक्ष्य क्या है वही समझ नहीं आ रहा। तो ये कृष्णदेव झारी जी ने कहा है। और इस नाटक में बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य हैं। मैंने बहुत सारे इसमें तथ्य जो है लिख भी दिए हैं कि क्या होता है इसमें। जैसे खान पान की दृष्टि से जो है सिंघानिया जो है वो किस देश की बात करता रहता है हमेशा, तो वो इटली और भारत की बात करता रहता है हमेशा। तो बहुत छोटे छोटे तथ्य हैं जो कि नाटक के अंदर की छोटी छोटी बातें हैं। परंतु अगर हम जो है UGC नेट की बात करें तो उसमें इतने छोटे छोटे तथ्य जो हैं उस पर आधारित कोई तथ्यात्मक प्रश्न नहीं आता है। संवादों में से प्रश्न आ सकता है, कथा वस्तु में से प्रश्न आ सकता है, और किसने इस नाटक के बारे में क्या मत दिया है इसमें से प्रश्न आ सकता है। परंतु बहुत ही छोटा तथ्य अंदर का होता है, उसमें से प्रश्न जो है कम ही आते हैं, बहुत ना के बराबर ही आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नाटक जो है समाप्त होता है आधे अधूरे।
तो अगर आपको आज का नाटक हमारा पसंद आया है, आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे और भी छात्र छात्राओं के साथ इस चैनल को जो है शेयर कीजिए, ताकि और भी जो है यूजीसी नेट हिंदी विषय से पढ़ाई कर रहे हैं वो करें। और आपका जो है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखते हैं आप। और अभी जो पेपर 1 की तैयारी की भी बात सब करते हैं कि पेपर 1 की भी तैयारी कराऊं मैं, तो पेपर 1 के लिए भी बहुत ज़्यादा सामग्री है पढ़ाने को, लेकिन यही मुझे बहुत लगती है, क्योंकि किसी भी विषय को सिर्फ यूं ही पढ़ा देना मुझे सही नहीं लगता। उसके अंतर तक जाकर उसको समझकर पढ़ाने में एक अलग मज़ा होता है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं ज़रूर उस पेपर 1 को भी पढ़ाऊँगी। और इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में ही रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और आज की एक छोटी सी टिप कि गर्मियाँ आ गई हैं, परंतु फिर भी आप थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा, सेहत भी ठीक रहेगी। इसी प्रकार आप हमेशा पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुरा कर पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होएगी। धन्यवाद।